My name is Umesh Nitat, and I am currently pursuing MBBS in St. GS Medical College. और मैंने 2020 में नीट एग्जाम दिया था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 360 आया था। तो मेरे को right from the beginning, like from the seventh grade, I was keen towards learning medicine. So I decided that particular stream, and I also had an interest in biology. So uh, I go towards it. I had gone to it. सर मेरे पापा सर डॉक्टर है। और मतलब मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर। तो मेरे को बचपन से मतलब वो लोगों को मतलब याद देते थे, तो उनकी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मतलब क्रिएट होती है। तो वही सर मोटिवेशन है, और लोगों की सेवा करना वही सर मोटिवेशन है। सर हमने 11th स्टैंडर्ड के लिए आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। आकाश इंस्टीट्यूट अमरावती में जो है। तो वो वो जैसे जैसे पढ़ाते थे हम वैसे वैसे करते थे। उनका मतलब शेड्यूल रहता था, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर डेट तक खत्म होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे पढ़ाते थे और उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करते गए। सर इनिशियली हमें मतलब जब तक 10th में थे तब तक फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता था, और इनिशियली भी हमें फिजिक्स मतलब डिफिकल्ट गया। तो लेकिन अ, हमने सोचा कि अब कुछ भी करके इसको मतलब निकालना ही पड़ेगा। तो मतलब खुद से प्रैक्टिस की, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस की। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तो खुद से समझने की कोशिश की था। तो इसकी इसी वजह से वो मतलब फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आ पाए। और सिटी की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो आकाश इंस्टीट्यूट मतलब दूर था घर से। तो वो जाने के लिए प्रॉब्लम रहती थी। बाकी सर बाकी तो कुछ सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बस फिजिक्स की मतलब पहले पहले दिनों में प्रॉब्लम थी। तो वो मतलब खुद से अगर प्रैक्टिस की है तो वो प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं सर। सर एनसीईआरटी का बताने के लिए मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन 90% क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आर आस्क्ड डायरेक्टली ऑन द एनसीईआरटी लाइंस। तो मतलब दो तीन क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो बाहर से आते हैं, तो फिर वो अगर नहीं भी की जाए मतलब तो चलेगा। क्योंकि एनसीईआरटी दो छोटे छोटे बुक्स है, बस वही करना है 2 साल में। तो वो मोर देन सफिशिएंट है बायो बायो के लिए। और केमिस्ट्री के लिए अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे तीन तीन इसमें डिवाइडेड है। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बायो की तरह है पूरा। तो उसीलिए भी एनसीईआरटी का बहुत रोल है, मतलब सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से बाहर के क्वेश्चन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मतलब फिर से केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन है, तो उसमें से लगभग 15 16 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के रहेंगे, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन बाहर के रहेंगे। मतलब एनसीईआरटी का भी इसमें मेजर रोल। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स की तरह है। तो फिजिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो इतना मतलब मेरी पढ़ी नहीं थी एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में से प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि अ, एक मतलब थ्योरी कुछ भी नहीं आते फिजिक्स में, ओनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड ओनली न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन फिजिक्स। सो if you put more focus on problem solving, then it would be good. And फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम और जस्ट लाइक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग आप जितना करोगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों है, मतलब आपको एनसीईआरटी रीड भी करना है और वो जो है उसको अप्लाई करना है। मतलब इसमें आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब इसमें दोनों करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और थ्योरी भी स्ट्रांग चाहिए। मतलब इसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेंगी और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा है सर।
हाँ सर, तो कैसा है, फिजिक्स के लिए मेरे को 11th स्टैंडर्ड में पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक बुक खरीदी थी। यूनिवर्सल सेट स्कोर नाम की एक बुक है फिजिक्स के लिए, वो खरीदी थी। तो उससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया था। मतलब उसमें बहुत लो लेवल की भी प्रॉब्लम है, बहुत हाई लेवल की भी प्रॉब्लम है। तो उसमें मैं खुद से प्रैक्टिस करता था, अगर कुछ कंसेप्ट भी नहीं समझा तो खुद से प्रैक्टिस करता था और प्रॉब्लम से कंसेप्ट जानने की कोशिश करता था। तो धीरे धीरे मेरे को फिजिक्स मतलब आते गया। और जो लेक्चर होते थे हमारे क्लास में, तो वो भी समझते गए। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी एडवांस बुक ली। एच सी वर्मा करके एक है, कंसेप्ट इन फिजिक्स, एच सी वर्मा। तो वो वाली बुक मैंने खरीदी। और वो फिर मतलब ये बुक कंसेप्ट इन फिजिक्स जो है वो सबको खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी मतलब अगर कुछ पढ़ने का है, कुछ समझा भी नहीं तो उसमें। सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफी है मतलब। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी काफी है, मतलब वही पढ़ना पड़ता है। और उसमें से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो मतलब बायो की तरह है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। तो मैंने इसके लिए भी वो सेल्फ स्कोलर यूनिवर्सल वो वाली बुक खरीदी थी। और आकाश भी हमें प्रोवाइड करता था बहुत सारी किताबें। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसके लिए मैंने एन अवस्थी करके है एक, तो वो वाली बुक एक खरीदी थी। तो इस तरह मैंने प्रैक्टिस की और हो गया। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो मैकेनिज्म है मतलब आपको रिएक्शन रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं उसमें। तो उसमें जो मैकेनिज्म है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म आपको मतलब अ, जब भी कौन सी भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो मैकेनिज्म अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश की जाए, क्योंकि वो मैकेनिज्म्स के बीच में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को बताना था। सर, बुक्स तो एनसीईआरटी है। और याद करने का जो सवाल है तो उसके लिए आपको मतलब एक दो ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं। मतलब निमोनिक क्वेश्चन कहते हैं, तो निमोनिक से ऐड याद करने की अगर कोशिश की जाए तो वो मतलब आसान रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम निमोनिक अगर भूल जाए तो पूरा का पूरा मतलब चला जाता है। तो निमोनिक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाना चाहिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कौन से चैप्टर में ऐसा होता है कि क्रोमोसोम नंबर्स आपको याद करने होते हैं। मतलब एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें जनरल रिप्रोडक्शन नाम का टॉपिक है जिसमें क्रोमोसोम्स या दिए हुए हैं मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको लर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए आप गाना भी बना सकते हैं। तो हम तो ऐसा अलग अलग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए और ज़्यादा रिटेन करने के लिए। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए। मतलब देखो, अगर आज आपने आज पहली बार रीड किया है तो उसको नेक्स्ट डे फिर से एक और बार रीड करने का। और फिर एक और दिन उसको कंटिन्यू मतलब रीड करने का। मतलब आज अगर पहली बार रीड किया है तो नेक्स्ट 3 डे कंटिन्यू उसको रिवाइज करने का। फिर 5-6 दिन का गैप देने का। उसके बाद एक और बार उसको रिवीजन करके वो टॉपिक डिस्क्लोज कर देने का। और उसके बाद 1 महीने के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने किया था। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ज़्यादा रिटेन करने के लिए सफिशिएंट रहता है, मतलब अच्छा रहता है। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर, कैसा है, 11th का टॉपिक अगर जल्दी खत्म हो गया मतलब समझो दिसंबर जनवरी फरवरी में खत्म हो गया 11th का टॉपिक। फिर 12th और नेक्स्ट ईयर में परीक्षा मतलब एग्जाम है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप फरवरी से दिसंबर तक पूरा 12th ही करें। और क्योंकि 12th को बाद में रिवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। 12th को एक बार ही आपको अच्छे से करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। सर, हमारा मतलब बायोलॉजी सबसे ज्यादा मार्क के लिए है, तो उसको सर मैक्सिमम टाइम देते थे।
मतलब दिन में हमारे ऐसा था, कॉलेज मतलब ज्यादा दिन बंद ही रहता था। मतलब हमें ऐसा मतलब कॉलेज से ही परमिशन मिल चुकी थी कि तुम प्रिपरेशन करो एग्जाम की, नीट की, हमें चलेगा। और प्रैक्टिकल एक्टिव कॉलेज के अगर अटेंड भी नहीं किए तो फिर वो भी मतलब चल जाएंगे, वो उन्होंने परमिशन दे दी थी। तो मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए मिलता था। तो हम मैक्सिमम टाइम मतलब बायो के लिए देते थे। तो दिन में से 3-4 घंटा बायो के लिए देते थे, और उसके बाद फिजिक्स के लिए 4 घंटा देते थे, और 1-2 घंटा 2-3 घंटा केमिस्ट्री के लिए देते थे। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते थे कि मतलब एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट करते थे। मतलब आज बायो अगर और फिजिक्स किया तो कल बायो और केमिस्ट्री करेंगे। मतलब बायो तो रोज ही करेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डे ऐसा करते थे सर हम। हाँ सर, मतलब हम कंटिन्यू स्टडी नहीं करते थे। मतलब अगर 2-3 घंटा स्टडी किया तो फिर 15 मिनट का ब्रेक ऐसा हम करते थे। तो उस 15 मिनट में गाने सुनना वगैरह ऐसा हम करते थे। और मोटिवेशन ये था कि अ, मतलब हमें हमको घर से मतलब ये बोल दिया था कि अब ट्वेल्थ मतलब लाइफ डिसाइडिंग है ट्वेल्थ, तो आपको पढ़ना ही है। तो हमने सोचा कि एक बार पूरा सीजन लगा देते हैं। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब जितना मैंने प्रिपरेशन किया था उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने वो सोच लिया था कि बेस देना है पूरा। तो वही मोटिवेशन था सर। और अगर इन बिटवीन द स्टडीज अगर टाइम मिला तो मतलब मेरे भाई के साथ मैं थोड़ा मतलब रिलैक्स होता था, उसके साथ खेलता था क्रिकेट वगैरह, और गाने सुनता था मोस्टली म्यूजिक, बस। सर वही सर, मतलब हमें टीचर लोग भी बोलते थे कि तुम लगे रहो, अ, मतलब वो सिलेक्शन हो जाएंगे। तो सर वही सर, मतलब मैंने ठान लिया था कि बेच देना है अपना, और कुछ मतलब रुकना नहीं है। अगर मतलब क्योंकि कैसा है सर, स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है और एंड भी कभी कभी कोई भी कर सकता है, लेकिन बीच में जो फेज रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो भी हमारे टीचर ने हमें वो बता दिया था कि यही वो तुम्हारा वल्नरेबल टाइम है जब तुम अ, अपने ट्रैक से मतलब बाहर जा सकती हो। तो हमने सोच लिया था कि अपने को वही वही मिस्टेक नहीं करना है। तो वही मोटिवेशन था। मतलब मिस्टेक मैंने एक ही की थी कि अगर पेपर मतलब कौन सा भी पेपर आप मतलब कौन सा भी क्वेश्चन मतलब कौन सा भी टेस्ट आप दे रहे हो, तो उसके बाद वो क्वेश्चन को एनालाइज करने का, मतलब एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया तो बस वो बाजू में नहीं रखने का, उसको एनालाइज करने का कि और इसमें से क्या पूछा जा सकता है। और मतलब क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं उसमें से और गेन मतलब वी नीड टू वी शुड ट्राई टू गेन आउट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। मतलब उसमें से गेन करने का, जितना भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सके वो करने की कोशिश करने का। और अपन ने जो मिस्टेक्स किए हैं कौन से भी टेस्ट देने के बाद, तो उसको एनालाइज करने का, और उसको एक मतलब एक अलग बुक बनाने की, और उसमें से वो सभी एनालिसिस एक बुक में लिख देने का। तो और उस बुक को बार बार रिवाइज करने का। तो इस वजह से आप नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं कर पाओगे। सो यही है, मैंने मिस्टेक की थी पहले पहले मतलब पहले 1.5 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब एनालिसिस नहीं किया था। तो फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए, मतलब इससे और इम्प्रूव हो सकता है। तो बस यही। और एक कौन से एक आधे टेस्ट में अगर मार्क्स ज्यादा आ गए तो मतलब उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाने का। मतलब मैंने भी एक बार एक मिस्टेक की थी ऐसे कि एक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो अगले टेस्ट में मैं बहुत ज्यादा गिर गया था। तो आपको लगे रहना है 2 साल, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, और फाइनल टारगेट नीट है यही सोच के प्रिपरेशन करते जाएंगे। सर सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हो तो आप मतलब एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। अगर कुछ मतलब टॉपिक में डिफिकल्टी वगैरह आई तो यूट्यूब जो है उसमें भी बहुत सारे वीडियोज है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें मतलब
और फिजिक्स की बात अगर की जाए तो फिजिक्स में भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये साथी करके है, उसमें भी बहुत सारे, मतलब मैंने अभी 2-3 दिन पहले उसकी उनकी वेबसाइट सर्च की तो उसमें भी बहुत सारे, मतलब रिनाउंड प्रोफेसर है जो पढ़ाते हैं। तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। और सेल्फ स्टडी मतलब मतलब आपको कुछ भी करके देखो, आपको कोई कितना भी पढ़ा है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे तो वही आपको मतलब सिलेक्शन करवा सकता है। कॉमा से लेके फुल स्टॉप तक पूरा, जो भी इमेजेस है, जो भी टेबल्स है, सब पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। इधर से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वो पूरी लर्न कर लो आप, तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा कर लो। HC वर्मा करके बुक है, वो सॉल्व करो, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में भी सेम, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम ही है। तो सर ऐसा कर सकते हैं। सर लास्ट 30 डेज में तो देखो सर, एक बार मतलब अगर आपने लास्ट 30 डेज में एक लास्ट रिवीजन की एनसीईआरटी की बायो के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि आपको मतलब एग्जाम के टाइम सभी चीज़ें याद आ जाएंगी। और फिजिक्स के लिए लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब लास्ट 15 ईयर के पेपर को आप सॉल्व कर कीजिए। हर हर एक डे अल्टरनेट पर, मतलब आज किया कल ब्रेक, परसों ऐसा। तो हर 15 ईयर्स के पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी के 15 दिन में। कम से कम 15 मॉक टेस्ट आप आखिरी के 30 दिन में दे सकते हो। तो सर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और एक बार बायो के लिए एनसीईआरटी रिवीजन, तो सर ये काफी हो जाएगा लास्ट 30 डेज के लिए। क्योंकि बायो के लिए अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए तो चलेगा, क्योंकि जितना आपको थ्योरी पता है, मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा है सर। सर हमने कैसे किया था, मतलब 12th की हमारी बोर्ड्स थी। तो अ, मतलब बोर्ड्स के लिए ज्यादा प्रिपरेशन कुछ करने का नहीं। जो अपन ने 2 साल में पढ़ा है 11th और 12th, जो नीट के लिए पढ़ा है उसमें से कर सकते हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन। तो उसमें से ही लिख सकते हैं बोर्ड्स का पेपर। तो मैंने पेपर के 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया था बोर्ड्स का प्रिपरेशन। और सर उसमें भी अच्छे नंबर आ गए थे। तो बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से की है तो आप बोर्ड्स ऐसे ही निकाल लोगे। और लास्ट के 3 महीने की अगर नीट के लिए बात की जाए तो उसमें सर आपको मतलब 11th का रिवीजन करना है उसमें एक बार। 11th को अच्छे से रिवाइज करना है लास्ट 3 मंथ में। और हर एक एक वीक के बाद आपको, मतलब आपको 11th को डिवाइड करना है पर्टिकुलर टॉपिक्स में। तो उस टॉपिक को आप एक वीक में खत्म करो। और ऐसे आप टोटल 6 वीक्स लगा सकते हो 11th का, मतलब 1.5 महीना लगा सकते हो 11th का रिवीजन करने के लिए। और फिर 15 दिन का आप गैप दे सकते हो कुछ एनालिसिस वगैरह करने के लिए और पेपर सॉल्विंग के लिए। और उसके बाद लास्ट 1 मंथ के प्रिपरेशन के साथ मैंने बता दिया। सर 11th में सर हमने हमने सर मतलब हमारे इधर मेजर टेस्ट हुआ करती थी AITS करके। तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स में टेस्ट होती थी। और फिर सबसे आखिरी फुल सिलेबस टेस्ट होती थी। तो मतलब मेरे पहले स्कोर 500 के रेंज में कुछ रहते थे, 550 to 600। तो हमने ऐसा किया कि हर एक टेस्ट के बाद ऐसा मतलब डिसाइड किया कि अ, अब 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो इसके बाद 2 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करूंगा, मतलब एक दो क्वेश्चन करके इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन आए, मतलब कभी इम्प्रूव हुआ कभी नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते फाइनली मतलब स्कोर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया था सर। मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं रॉन्ग करने का ऐसा हमने सोच लिया था, हर टेस्ट के बाद इम्प्रूव करेंगे। और 11th के एंड तक हमने 630 तक हम पहुंच गए थे। और 12th में स्टार्ट ही 660 से हुआ था, मतलब मेजर टेस्ट में। और उसमें सर स्कोर बढ़ते गया, कभी कभी ज्यादा कम ज्यादा कम। तो मेरे 650 to 670 ऐसी
रेंज चलती थी। तो मतलब ऐसा करना चाहिए कि अभी अगर 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो नेक्स्ट टाइम एक दो क्वेश्चन अपने को रॉन्ग मतलब कम कम रॉन्ग करने हैं। मतलब अभी समझो 15 रॉन्ग हुए तो अगली बार 13 ही रॉन्ग करने चाहिए ऐसा। और नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं सर। क्योंकि एक साथ अगर आप मतलब डायरेक्ट हम बहुत बड़ा जंप मतलब 650 से 600 टू 650 मतलब इतना ज्यादा जंप नहीं हो सकता। 10 मार्क्स 5 मार्क्स का ऐसा जंप हो सकता है। सर नीट हमारा मतलब कोविड की वजह से प्रोलॉन्ग हो गया था, तो हमारा सितंबर में नीट हुआ था। तो सर 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो हमने सबसे पहले बायो सॉल्व किया। तो पेपर सॉल्व करते हुए मतलब 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स बायो को देना चाहिए। 30 और 40 मिनट्स में बायो खत्म हो जाना है पूरा। उसके बाद सर हमने फिजिक्स ट्राई किया था। तो फिजिक्स के लिए आप मतलब अब 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स हो गए बायो के लिए तो फिजिक्स के लिए आप 1 घंटा दे सकते हो। 1 घंटा 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट मतलब। तो तब तक फिजिक्स सॉल्व किया। उसके बाद 1 घंटे में बायो केमिस्ट्री सॉल्व किया। और सबसे आखिरी बबलिंग किया। मतलब बबलिंग के लिए आप सबसे आखिरी टाइम रख सकते हो, तो 20 20 मिनट 30 मिनट आप रिजर्व करके रख लो। एक साथ पूरा का पूरा बबलिंग कर दो। इससे सर टाइम मतलब बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले बायो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, उसके बाद मैंने फिजिक्स सॉल्व किया था 1 आवर टू 1.1 मीन्स 1 आवर 15 मिनट्स। एंड देन केमिस्ट्री द रिमेनिंग टाइम। मतलब हमें पहले पता चल चुका था कि ये स्कोर आने वाला है सर। आंसर के सामने मैच किया था, तो रिजल्ट के वक्त भी वही सेम स्कोर आया। तो कुछ ज्यादा मतलब इतना सरप्राइज नहीं हो गए फैमिली वाले की ये स्कोर मतलब बहुत मतलब वही स्कोर आने वाला तो सबको पता था, लेकिन सबको खुशी हुई कि हाँ बहुत अच्छा रैंक आया। तो फैमिली मेंबर मतलब रिलेटिव्स भी बहुत खुश हुए। सर कॉलेज में सर मतलब अभी जो कॉलेज में है वो सर अच्छा कॉलेज है। महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। तो सर इसमें सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। और मतलब वो एकेडमिक्स में सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें मतलब डॉक्टर्स ओथ डॉक्टर्स ओथ लेने के लिए कहा था, हिपोक्रेट्स ओथ। तो वो सब हुआ। और उसके बाद एप्रॉन सेरेमनी वगैरह वो सब हुआ सर। फाइनेंशियली जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए साथ ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें सर अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। अपने अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रोफेसर है जो पढ़ाते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प आपको मिल जाएंगे अगर आप साथी के थ्रू करेंगे। तो डायरेक्ट अगर आप कुछ भी मतलब पढ़ने गए तो फिर उसके लिए बहुत समझने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। तो आप साथी की मदद ले सकते हो। तो जैसे कि बायो के लिए कौन से टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है जैसे जेनेटिक्स वगैरह, तो उसके लिए आप साथी की मदद ले सकते हो। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है बायो में। और फिजिक्स के लिए तो आपको मतलब समझना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथी साथी में भी फिजिक्स के लिए अच्छे फैकल्टीज है, तो वो आप उसका हेल्प ले सकते हो। और केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बायो जैसा ही है। तो और फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स जैसा है, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा। तो साथ ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी अगर करो तो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो फिजिक्स और केमिस्ट्री मोस्टली। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अपने को क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपको आंसर कौन से भी क्वेश्चन का नहीं है तो आप डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब और कैसा अपन अप्रोच ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सोचो। डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो। तो सर यही है सर सजेशन।